26 जनवरी की सुबह का तसव्वुर कीजिए। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर टैंकों की गुड़गड़ाहट, मिसाइलों की नुमाइश और परेड की मुनज़्ज़म था। ये हमारे आज़ाद और खुद मुख्तार जमहूरिया होने का ऐलान है, हमारे आइन के निफाज का जश्न। लेकिन इन तमाम शान शौकत के पीछे एक सवाल है जो मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करता है, और यही आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है। क्या हम आज़ाद होकर भी वाकई आज़ाद हैं? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे, एक बहुत ही फिक्र अंगेज तज्ज़िये की रोशनी में। और ये तज्ज़िया लिखा है खालिद सैफुल्लाह मोतिहारी ने। वो एक नौजवान और बहुत ही मुमताज़ सहाफ़ी है। अदबी और इल्मी हलकों में अपनी कम उम्री के बावजूद नुमाया मकाम रखते हैं। उनका एक हफ्तावार कॉलम है गर्दिश-ए-अय्याम, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि मुल्क से बाहर भी अखबारों में शाया होता है। उनका ये तज्ज़िया हमें आज़ादी के 76 साला सफ़र पर एक नई और तनकीदी नज़र डालने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू का लहजा मुतय्यन करने के लिए फैज़ अहमद फैज़ का वो मशहूर मिसरा ही काफ़ी है, जो इस तज्ज़िये की रूह भी है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। तो आपका सवाल कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं, फैज़ ने इसका जवाब तो बहुत पहले दे दिया था। आज हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस उजाले पर ये दाग हैं कौन कौन से। तो फिर चलें सबसे बड़े दाग से ही शुरू करते हैं, जो अक्सर सबसे ज्यादा चमकदार दिखता है, हमारी मईशत। इस तज्ज़िये में जो बात मुझे सबसे पहले चौंका गई वो मईशत के बारे में है। एक तरफ हम दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनने का जश्न मना रहे हैं, लेकिन मजमून एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। यहीं पर के शेप्ड रिकवरी का जिक्र आता है। ये क्या चीज़ है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखें, जब मईशत किसी बड़े बुहरान जैसे कोरोना वबा के बाद संभलती है तो उम्मीद की जाती है कि सब साथ मिलकर ऊपर उठेंगे। हाँ, जाहिर है, एक साथ का और बड़ी कंपनियां हैं वो तो तेजी से ऊपर चली गईं। और निचली लकीर यानी गरीब, मजदूर, छोटे ताजिर, वो और नीचे गिर गए। ऑक्सफैम की 2024-25 की रिपोर्ट, जिसका उन्वान ही बड़ा दिलचस्प है, लेने वाले बनाने वाले नहीं, इसकी तस्दीक करती है। रिपोर्ट कहती है कि हमारे 60% अरबपतियों की दौलत विरासत या इजारादारी का नतीजा है, मेहनत का नहीं। यानी ये वो दौलत है जो निज़ाम की खराबियों से निचोड़ी गई है। ये लफ्ज़ ही बहुत कुछ कह देता है। और ये निचोड़ने का अमल आदाद-ओ-शुमार में तो और भी खौफनाक लगता है। तज्ज़िये में एक अदद है जिस पर मैं अटक कर रह गया। एक देहाती मजदूर को इतना कमाने में 941 साल लगेंगे जितना एक गारमेंट कंपनी का एग्जीक्यूटिव एक साल में कमाता है। 941 साल। ये सिर्फ अदम मुसावात नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही मुल्क में आबाद हैं। बिल्कुल, ये दो अलग अलग हकीकतें हैं। और इसी से जुड़ा एक और तस्वुर है जिसका जिक्र तज्ज़िये में है, हेल्थ केयर गुर्बत। जी, ये उससे भी ज्यादा तकलीफ दे है। इसका मतलब है कि हर साल 6 करोड़ 30 लाख लोग सिर्फ इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके घर में कोई बीमार हो गया था और उन्हें उसका इलाज करवाना पड़ा। सोचिए, सेहतमंद रहने की कोशिश ही इंसान को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल रही है। ये कैसी तरक्की है? ये सवाल तो बेरोजगारी के आदाद-ओ-शुमार पर भी उठता है। यहाँ भी एक अजीब तजाद नजर आता है। हुकूमत का अपना सर्वे है PLFS, जो कहता है कि बेरोजगारी सिर्फ 3.2% है, लेकिन फिर एक आज़ाद इदारा है CMIE, उसका डेटा बताता है कि असल शरह 7 से 8% के करीब है। इतना बड़ा फर्क क्यों? ये फर्क तारीफ के खेल में छुपा है। हुकूमती सर्वे यानी PLFS बेरोजगार की तारीफ बहुत नरम रखता है। अगर कोई शख्स दिन में 1 घंटा भी काम कर ले, चाहे वो पकोड़े बेच रहा हो, उसे रोजगार वाला मान लिया जाता है। अच्छा, तो ये बात है। जबकि CMIE ज्यादा सख्त और हकीकत पसंदाना तरीका इस्तेमाल करता है। असल मसला जॉब लेस ग्रोथ का है, यानी बगैर रोजगार के तरक्की। GDP बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन नौजवानों के लिए अच्छी मुस्तकिल नौकरियां पैदा नहीं हो रही। ये माशी आदाद-ओ-शुमार तो एक तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन तज्ज़िया निगार का कहना है कि ये मसला सिर्फ जेब का नहीं बल्कि जहन और समाज का भी है। क्या हमारी समाजी साख्त हमें वाकई आज़ाद होने देती है? डॉक्टर अंबेडकर की वो वार्निंग याद आती है कि सियासी जमहूरियत
समाजी जमहूरियत के बगैर खोखली है। और वो खोखलापन हमारे निज़ाम के स्टील फ्रेम यानी ब्यूरोक्रेसी में साफ नजर आता है। तज्जिये में पेश किए गए आदाद और शुमार सिर्फ चौंकाने वाले नहीं बल्कि परेशान कुन हैं। मरकजी हुकूमत में जो सबसे ऊंचे अफसर हैं सेक्रेटरी लेवल के, उन 89 अफसरान में से सिर्फ एक दलित यानी शेड्यूल्ड कास्ट से है। सिर्फ एक? जी, और दीगर पसमानदा तबकात यानी ओबीसी जिनकी आबादी मुल्क में सबसे ज्यादा है, उनमें से एक भी नहीं, सिफर। एक मिनट, 89 में से सिफर? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लोग मुल्क की पॉलिसियां बना रहे हैं उनमें मुल्क की अक्सरियती आबादी की कोई नुमाइंदगी नहीं है। यही तो असल सवाल है। जब फैसला करने वाले खुद एक मखसूस तबके से होंगे तो वो आम आदमी, खास तौर पर पसमानदा तबकात के मसाइल को कैसे समझेंगे और कैसे तरजीह देंगे? बिल्कुल। और ये नुमाइंदगी की कमी तालीमी इदारों में और भी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेती है। तज्जिया निगार ने इसके लिए इदारा जाती कत्ल की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। रोहित व मुला की खुदकुशी ने इस मसले को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा किया था। लेकिन ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये एक सिलसिला है। जी, एक मुसलसल चलने वाला सिलसिला है। 2024 का डेटा बताता है कि मुल्क के सबसे बेहतरीन इदारों 23 IITs में 38% तलबा को ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं मिली, और इनमें अक्सरियत पसमानदा तबकात से थी। उन्हें न सिर्फ माशी दबाव झेलना पड़ता है बल्कि कैंपस में समाजी बाइकॉट और तासुब का भी सामना करना पड़ता है। तो ये वो ज़हनी गुलामी है जो हमें आज़ाद होकर भी कैद रखती है। बिल्कुल। लेकिन क्या इस अंधेरे में कोई रोशनी की किरण भी है? कुछ मुस्बत भी हो रहा है? जी, और तज्जिये में उसका जिक्र भी है। डिक्सी यानी DICCI जैसी तंजीमें हैं जो दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। ये दलित नौजवानों को कारोबार की तरफ रागिब कर रही हैं। उनका नारा है, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मुस्बत और ताकतवर कोशिश है। लेकिन जमीनी हकीकत ये भी है कि जब ये नौजवान बैंकों से कर्ज लेने जाते हैं या मार्केट में अपना माल बेचने निकलते हैं तो वहाँ भी जात पात की दीवार इनके सामने खड़ी हो जाती है। यानी सरमाया भी अपनी जात देखता है। अफसोस की बात है, लेकिन हाँ, ये जात पात की दीवार और नौकरियों का मसला, ये सब एक और दिलचस्प नुक्ते की तरफ ले जाता है जो तज्जिये में उठाया गया है। हमने अंग्रेजों को तो निकाल दिया, लेकिन उनके निज़ाम और सोच को गले लगा लिया। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जो कहा था कि हमें एक ऐसा तबका पैदा करना है जो रंग और नस्ल में हिंदुस्तानी हो लेकिन ज़ौक़, राय और अक्ल में अंग्रेज हो। क्या आज भी हम इसी मंसूबे का शिकार नहीं है? हम शिकार भी हैं और उसे आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है अंग्रेजी वेज प्रीमियम। वो क्या है? एक तहकीक का हवाला है कि रवानी से अंग्रेजी बोलने वाले मर्दों की तनख्वाह अंग्रेजी ना बोलने वालों के मुकाबले में औसतन 34% ज्यादा है। 34%? जी, इसे आप लिसानी गुलामी कह सकती हैं। देहाती इलाकों का एक बासलाहियत नौजवान जिसके पास बेहतरीन आइडियाज हैं, सिर्फ इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो अपनी बात अंग्रेजी में नहीं रख पाता। तो हमने अपनी ही जुबानों को माशी तरक्की की राह में रुकावट बना दिया है। ये तो मैकाले की सोच की सबसे बड़ी जीत हुई। बिल्कुल। और ये नौआबादियाती जहनियत सिर्फ जबान तक महदूद नहीं है। मुझे ये जानकर हैरत हुई कि हमारा पुलिस निज़ाम आज भी 1861 के एक्ट पर चल रहा है। 1861? यानी हम आज भी वही निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की बगावत को कुचलने के लिए बनाया था। ये तो नाकाबिले यकीन लगता है। बिल्कुल, और यही इस तज्जिये का मरकजी नुक्ता है। नाम बदले हैं, वर्दियां बदली हैं, लेकिन ढांचा और सोच वही नौआबादियती है। पुलिस का काम अवाम की खिदमत से ज्यादा हुकूमत का हुक्म मानना बन गया है। पुलिस का काम अवाम की खिदमत से ज्यादा हुकूमत का हुक्म मानना बन गया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह केस में पुलिस इस्लाहात के लिए 7 अहम हिदायत दी थी। हाँ, ताकि पुलिस को सियासी दबाव से आजाद किया जा सके। जी, लेकिन आज 2 दिहाइयां गुजरने के करीब हैं और किसी भी रियासत ने उन इस्लाहात को पूरी तरह नाफिज नहीं किया। और हाल ही में जो बड़े कानून बदले गए, IPC को BNS से तब्दील किया गया, उससे गुलामी की निशानियों का खात्मा कहा गया। क्या उससे कुछ फर्क पड़ा? तज्जिया निगार के मुताबिक ये तब्दीली ज्यादातर जाहिरी है। जैसे गद्दारी यानी सेडिशन का कानून, उसका लफ्ज तो हटा दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसकी रूह दफा 150 और 152 में और भी खतरनाक शक्ल में वापस आ गई है।
اب ملک کی خود مختاری کو خطرے میں ڈالنے جیسی مبہم تعریفات شامل کر دی گئی ہیں۔ مطلب جن کی تشریح کوئی بھی حکومت اپنے فائدے کے لیے کر سکتی ہے؟ بالکل۔ تو یہ پرانی شراب نئی بوتل والی بات بھی نہیں ہے، یہ پرانی شراب کو ایک ایسی بوتل میں ڈالنے جیسا ہے جس کا لیبل پڑھنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور جب ریاست کا کنٹرول اتنا بڑھ جائے، قانون اتنا مبہم ہو، تو سب سے پہلا حملہ شہری آزادیوں پر ہوتا ہے نا؟ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کا وہ مشہور قول ہے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا سیفٹی والو ہوتا ہے، لیکن لگتا ہے اس والو کو کس کر بند کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2025 میں ہندوستان کی رینکنگ 180 ملکوں میں 151ویں ہے۔ یہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ یہ گراوٹ اچانک نہیں ہوئی، اس کی کئی وجوہات ہیں جن کا ذکر تجزیے میں ہے۔ ایک تو میڈیا پر کارپوریٹ اجارہ داری، اب زیادہ تر بڑے میڈیا ہاؤسز چند بڑی کمپنیوں کی ملکیت ہے۔ دوسرا، آزاد صحافیوں کے خلاف UAPA جیسے سخت قانونوں کا استعمال۔ اور تیسرا، گودی میڈیا کا عروج۔ جی، جو حکومت سے سوال کرنے کے بجائے اپوزیشن سے سوال کرتا ہے۔ جب پریس، جو جمہوریت کا چوتھا ستون کہلاتا ہے، کمزور ہو جائے تو عوام تک سچ نہیں پہنچتا۔ اور معلومات کی آزادی کے بغیر جمہوریت اندھی ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ آپ نے UAPA کا ذکر کیا، یہ تو وہی قانون ہے جو دہشت گردی کے خلاف استعمال کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن تجزیہ نگار کا کہنا ہے کہ اب یہ صحافیوں اور ناقدین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ جی، اور یہی سب سے خطرناک پہلو ہے۔ تجزیے میں UAPA اور PMLA جیسے قوانین کو بنا بیل کے جیل کہا گیا ہے۔ بنا بیل کے جیل؟ جی، ان قوانین کی ساخت ایسی ہے کہ ان میں ضمانت ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قصوروار ہیں یا نہیں، یہ بعد کی بات ہے۔ اگر حکومت نے آپ پر الزام لگا دیا تو فیصلہ آنے تک آپ سالوں جیل میں رہیں گے۔ یہاں عمل بذات خود سزا بن چکا ہے۔ Process is the punishment۔ جی، مقدمے کا طویل اور تکلیف دہ عمل ہی آپ کی سزا بن جاتا ہے، چاہے آپ بعد میں بے گناہ ہی کیوں نہ ثابت ہو جائیں۔ جی، تو ایک طرح کی غیر اعلانیہ سزا ہے۔ اور آزادی پر ایک اور حملہ ڈیجیٹل دور میں ہو رہا ہے۔ ہندوستان کو دنیا کا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کیپٹل کہا جانے لگا ہے۔ یہ تو ایک ایسا خطاب ہے جو کوئی ملک نہیں چاہے گا۔ بالکل، اور یہ صرف اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے۔ تجزیے کے مطابق 2024 میں انٹرنیٹ بندشوں کی وجہ سے بھارتی معیشت کو تقریباً $7.69 بلین کا نقصان ہوا۔ اتنی بڑی رقم کا نقصان؟ جی، چھوٹے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، طلبہ کی پڑھائی رک جاتی ہے، آن لائن خدمات بند ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دور کی معاشی اور سماجی ناکہ بندی ہے۔ تو ہم نے معیشت، سماج، نو آبادیاتی نظام اور شہری آزادیوں پر بات کی۔ اس پوری گفتگو کے بعد ہم واپس اپنے پہلے سوال پر آتے ہیں۔ اس تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں؟ تجزیہ نگار کے مطابق جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ یہ ایک تضاد ہے۔ ہم آزاد ہیں کیونکہ ہم اپنی حکومت خود منتخب کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک آئین ہے جو ہمیں حقوق دیتا ہے، اور ہم کسی غیر ملکی طاقت کے غلام نہیں ہیں۔ درست، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں کیونکہ معاشی دولت چند ہاتھوں میں قید ہے، ذات پات کی دیواریں آج بھی کھڑی ہیں، بولنے اور لکھنے کی آزادی پر پہرے ہیں، اور ہمارا نظام آج بھی کمزور کے بجائے طاقتور کا ساتھ دیتا ہے۔ خالد سیف اللہ موتیاری نے اپنے تجزیے کے آخر میں علامہ اقبال کا ایک بہت ہی پرمحل شعر نقل کیا ہے جو اس پوری صورتحال کو سمیٹ دیتا ہے۔ جی، وہ شعر ہے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اقبال 100 سال پہلے خبردار کر رہے تھے کہ جمہوریت صرف ووٹوں کی گنتی کا نام نہیں بن جانی چاہیے۔ آج ہمیں شہریوں کو صرف گننے کے بجائے ان کی انسانیت، ان کی تکلیفیں، ان کے خوابوں اور ان کے حقوق کے ترازو میں تولنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ تو تجزیہ نگار کا حتمی پیغام یہی ہے کہ آزادی 1947 میں ملا ہوا کوئی تحفہ نہیں جو ایک بار مل گیا اور بات ختم ہو گئی۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے، ایک سفر ہے۔ جب تک آخری صف میں کھڑا شخص بھوک، خوف، ناانصافی اور جہالت سے آزاد نہیں ہوتا، ہمارا ترنگا تو لہراتا رہے گا لیکن اس کے سائے میں کھڑا انسان مکمل طور پر آزاد نہیں کہلائے گا۔ اور اسی سوچ کے ساتھ فیض احمد فیض کا وہ طاقتور مصرع جو اس تجزیے کا بھی اختتام ہے، ہمیں ایک دائمی یاد دہانی کراتا ہے، چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی۔